हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। और अभी तक हम कर चुके हैं बिजनेस का चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 का फुल नोट्स। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाकर देख सकते हो। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। क्योंकि हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें पैसे की जरूरत पड़ता है, इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन देखना पड़ता है, बैंकिंग, इन सबको देखना पड़ता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो इसके अंदर बेसिकली हम बिजनेस सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारा पहला टॉपिक है बिजनेस सर्विसेज। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। हमारा बिजनेस सर्विसेज आर दोज एक्टिविटीज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज। एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। मतलब कि हमारे बिजनेस सर्विसेज के अंदर वो सारे एक्टिविटीज आते हैं जो कि बिजनेस एंटरप्राइज को चलाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमारा बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। इसके बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो हमारा बैंक होती है बिजनेसमैन को फंड प्रोवाइड करवाती है, यानी कि पैसे देती है लोन पर, ताकि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके। और जो इंश्योरेंस कंपनियां होती है सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है बिजनेसमैन को, उनकी कंपनियों को। और ट्रांसपोर्टेशन, जिसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता है। जो भी प्रोडक्शन आपको फैक्ट्री में हो रहा है उसको फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंचाने का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन का इंपॉर्टेंट रोल। और वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये जो पांचों है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये है हमारा बिजनेस सर्विसेज के पार्ट। और जो हमारे ये बिजनेस सर्विसेज के पार्ट है उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। पहले बात करते हैं बैंकिंग के बारे में कि बैंकिंग क्या होती है। बिजनेस नीड फंड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, परचेसिंग रॉ मटेरियल and meet day-to-day expenses. Necessary fund can be obtained by businessman from commercial bank. यानी कि जो हमारे बिजनेस होती है उसको चलाने के लिए एसेट्स की जरूरत पड़ता है, यानी कि मशीन खरीदना पड़ता है, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है ताकि प्रोडक्शन कर सके। और मतलब कि हर दिन के जो है खर्चे होते हैं उन सबको पूरा करने के लिए जो बिजनेसमैन होते हैं कमर्शियल बैंक से जो है लोन लेते हैं, ताकि अपने बिजनेस को चला सके, अपने बिजनेस को रन कर सके, अच्छे से चला सके, ग्रो कर सके। इसलिए लोन लेती है बैंक से। बैंक के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारा बिजनेस के अंदर। और अब बात करते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस किस प्रकार हेल्प करता है बिजनेसमैन को। बिजनेस इन्वॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क लाइक थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट, etc. इंश्योरेंस मेक प्रोविजन अगेंस्ट सच रिस्क बाय गेटिंग देयर गुड इंश्योर्ड। प्रोड्यूसर कैन अवॉइड द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गुड। मतलब जो हमारे इंश्योरेंस कंपनियां होती है बिजनेसमैन के रिस्क को रिड्यूस करती है, कम करती है। जैसे कि कभी कभार जो हमारा फैक्ट्री होती है उसमें चोरी हो जाता है, या वहां पर आग लग जाता है, या किसी भी एक्सीडेंट से वहां का नुकसान हो जाता है, तो उस नुकसान की भरपाई जो है इंश्योरेंस कंपनी करती है, अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा होगा तो। ये हो गया हमारा दूसरा इंश्योरेंस। और तीसरा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। Transportation, road, rail, facilitate movement of raw material to the place of production and finishing good from factory to the place of consumption. यानी कि जब भी प्रोडक्शन होता है हमारा फैक्ट्री के अंदर तो उसमें रॉ मटेरियल लाया जाता है दूसरी जगह से, और लाने के लिए यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। रोड, रेलवे से आता है हमारा कोई भी रॉ मटेरियल दूसरी जगह से हमारा फैक्ट्री तक। और जो हमारा फैक्ट्री में सामान बनते हैं, गुड्स बनते हैं, जैसे कि हमारा फ्रिज बन रहा है फैक्ट्री के अंदर और मार्केट में ले जाना है, क्योंकि मार्केट में ले जाएंगे तभी तो बिकेगा। उस जगह तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। इस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारा बिजनेस सर्विसेज का पार्ट है। और फोर्थ है हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग रेफर टू द होल्डिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स अंटिल द फाइनली कंज्यूम। इट हेल्प टू द फर्म टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन नीड। यानी कि जो हमारा वेयर हाउसिंग है स्टोरेज के प्रॉब्लम को कम करता है। ये हो गया हमारा वेयर हाउसिंग। एंड फिफ्थ है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सर्विस लाइक पोस्टल सर्विस एंड टेलीफोन फैसिलिटी आर हेल्प टू द बिजनेस फॉर एस्टेब्लिश लिंक विद द आउटसाइडर वर्ल्ड लाइक सप्लायर, कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर। यानी जो कम्युनिकेशन सर्विस होता है जैसे कि टेलीफोन हमारा, वो आउटसाइडर सप्लायर जो होते हैं, कस्टमर जो होते हैं, कॉम्पिटिटर जो है, उससे लिंकेज बनाने में हेल्प करता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बेच सके, अपने बिजनेस को अच्छे से चला सके। ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन सर्विस। ये हमने बात कर लिया पांचों सर्विसेज के बारे में। और अब हम बात करेंगे बैंकिंग के बारे में, जो कि अभी बात किए थे बिजनेस सर्विसेज के अंदर, लेकिन उसमें बात किए थे कि बैंक क्या होता है। और इसमें बात करेंगे बैंक कितने प्रकार का होता है और बैंकिंग का मतलब क्या होता है। बैंकिंग कंपनी इन इंडिया इज वन विच ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग विच मीन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रिपेबल ऑन डिमांड एंड विड्रॉल बाय चेक। यानी कि जो बैंक है उसके अंदर जो पब्लिक है, जो हमारे आम लोग होते हैं, वो पैसों को जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर निकाल भी लेते हैं चेक द्वारा या बैंक में जाकर। जैसे कि आपके भी अकाउंट होंगे किसी बैंक में, तो आप वहां पर जाकर पैसे जमा करते होंगे अपने अकाउंट के अंदर और उस पैसे को जरूरत पड़ने पर निकाल लेते होंगे। इस तरह जो हमारा बैंकिंग है काम करती है। जो बैंकिंग होती है हमारे 5 प्रकार की होती है।
सेविंग, करेंट और आरडी, एफडी और मल्टीपल। इन पांचों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सो पहले बात करते हैं हम सेविंग अकाउंट के बारे में। सो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट इज द टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इन गेज द स्मॉल सेविंग ऑफ हाउस होल्ड। द डिपॉजिट इन दिस अकाउंट आर मेड बाय द पर्सन who wish to save a little out of their income. Bank paid interest 4% per annum. यानी कि जो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है वो लोग खुलवाते हैं जिनके इनकम छोटा होता है, मतलब कि कम पैसे कमाते हैं, जैसे कि 50,000 रुपये, 20,000, 30,000 जो ये पैसे कमाते हैं लोग, उनमें से कुछ परसेंट यानी कि 10,000 जो है सेव कर लिए 20,000 में से। ये जो 50,000 कमा रहा है वो 20,000 अपने बैंक अकाउंट में ऐड कर दिया, यानी कि डिपॉजिट कर दिया। तो उसके ऊपर जो है 4% पर एनम मिलते हैं, यानी कि ब्याज जो है 4% मिलता है, बैंक द्वारा दिया जाता है डिपॉजिटर को, यानी कि उस पर्सन को जिसने अपने पैसे को बचा कर रखा है बैंक अकाउंट के अंदर, तो उसको 4% ब्याज मिलता है उस अमाउंट के ऊपर। सो ये हो गया हमारा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। और दूसरा है हमारा करेंट डिपॉजिट अकाउंट। सो करेंट डिपॉजिट अकाउंट आर द मोर सुटेबल फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट मनी एनी नंबर ऑफ टाइम एंड कैन विथड्रॉ मनी एनी टाइम. No interest is paid on this account. Rather, the bank may charge some service charges. Money withdraw by check. यानी कि जो करेंट डिपॉजिट अकाउंट है वो नॉर्मली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं वो खुलवाते हैं, क्योंकि जो उसमें ट्रांजैक्शन होते हैं अनलिमिटेड हो सकते हैं। आप जितना मन है उतना पैसे जमा कर लो, जितना मन है उतना पैसे निकाल लो, लेकिन इस पर जो बैंक है इंटरेस्ट नहीं देती है, यानी कि ब्याज नहीं देती है डिपॉजिटर को। और इसके ऊपर यानी कि अगर आप चेक से निकाल रहे हो पैसे तो उसके ऊपर कुछ चार्जेस भी लगते हैं अलग से, मतलब कि अलग से कुछ पैसे भी लगते हैं जो कि बैंक चार्ज करते हैं डिपॉजिटर के ऊपर। जो विड्रॉ करते हैं पैसे यानी जो अकाउंट होल्डर है उनसे चार्ज करते हैं कुछ सर्विस चार्जेस। सो ये हो गया हमारा करेंट डिपॉजिट अकाउंट। और अब हम बात करेंगे थर्ड, जिसे बोलते हैं आरडी, जिसको हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं। सो डिपॉजिटर डिपॉजिट अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी ऑन मंथली बेसिस फॉर अ फिक्स पीरियड, यानी कि कुछ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि 1 साल के लिए या 2 साल के लिए पर मंथ आप फिक्स कर देते हो कि मतलब कि मैं 200 रुपये जो है पर मंथ डिपॉजिट करूंगा कुछ फिक्स टाइम के लिए, जैसे कि 2 साल के लिए 3 साल के लिए, उसके बाद आप पैसे निकाल लोगे, तो उसे हम बोलते हैं आरडी। This month can be withdrawn before the expiry of that fixed term except in special circumstance. यानी जो पैसे जमा कर रहे हो उसको फिक्स टाइम यानी कि एक्सपायरी तक निकाल नहीं सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आरडी अकाउंट इज जनरली हायर देन डेट ऑफ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, यानी कि जो हमारा आरडी है उसमें इंटरेस्ट यानी कि ब्याज ज्यादा मिलते हैं सेविंग अकाउंट के मुकाबले, जो मैंने बताया था आपको नीचे सेविंग अकाउंट के बारे में जिसमें छोटे लोग इन्वेस्ट करते हैं। सो ये हो गया हमारा आरडी। और अब हम बात करेंगे फोर्थ, जो कि है हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम एफडी भी बोलते हैं। एफडी जो है आपके घर वालों भी करवा रखे होंगे, जिसमें आप फिक्स अमाउंट जो है कुछ टाइम के लिए जमा कर देते हो और पर एनम आपको इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर। और ऐसा हो सकता है कि आपके घर में भी किसी ने करवा रखा होगा। मनी डिपॉजिट इन फिक्स अमाउंट फॉर अ फिक्स पीरियड से 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर, यानी कि आप फिक्स अमाउंट जो है जमा कर देते हो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, और उसके बाद निकाल लेते हो या आप जो है उसको रिवेन्यू करवा लेते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन डेट ऑफ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, इसमें भी जो है आपको सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है यानी कि ब्याज मिलता है। एंड द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज रिपेबल बाय अ बैंक आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स टर्म आफ्टर चार्जिंग सम डिस्काउंट। जब आपका टाइम पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो बैंक है आपको पे करती है, यानी कि रिपे करती है अमाउंट को आफ्टर, मतलब कि कुछ डिस्काउंट चार्ज करने के बाद। सो ये हो गया हमारा एफडी, जिसे हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। और अब हम बात करेंगे पांचवा, मल्टीपल ऑप्शनल डिपॉजिट अकाउंट। Multiple optional deposit account is the combination of saving account and fixed deposit account, which provide specific option to the depositor. It is a type of saving account in which amount of deposit in excess of a particular limit get automatically transferred to the fixed deposit account. In the case of sufficient funds are not available in saving deposit account to honor check issue, the required amount get automatically transferred from the fixed deposit account to the saving deposit account. मतलब जो हमारा मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट होता है वो कॉम्बिनेशन होता है सेविंग अकाउंट का और फिक्स यानी कि एफडी का, क्योंकि अगर इसमें जो है आपका अमाउंट एक्सेस होता है सेविंग अकाउंट में जिसमें आपने लिमिटेशन सेट कर रखा है, जैसे कि मान लो कि आपने अपने सेविंग अकाउंट में लिमिटेशन सेट कर रखा है कि 40,000 से ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली जो है एफडी में ट्रांसफर हो जाएगा। सो इसमें ऐसा होता है कि अगर आपने पैसा जमा किया और 40,000 से ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली एफडी में ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ता है और आपको सेविंग अकाउंट में 40,000 रुपये है और आपको जरूरत है 60,000 का, तो आप जो है चेक द्वारा 20,000 जो है एफडी से अपने सेविंग अकाउंट में मंगवा सकते हो, ट्रांसफर करवा सकते हो। सो इस प्रकार जो है हमारा मल्टीपल ऑप्शनल डिपॉजिट अकाउंट काम करती है।
सो ये हमने बात कर लिया पांचों बैंक्स के बारे में, और अब बात करेंगे बैंकिंग सर्विसेज के बारे में कि जो बैंक है किस प्रकार सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है अपने कस्टमर को। सो पहला है हमारा बैंक ड्राफ्ट। अ बैंक ड्राफ्ट इज इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ फंड। मतलब जो हमारा बैंक है हमारे कस्टमर के लिए जो है कुछ स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, उन्हीं में से एक है हमारा बैंक ड्राफ्ट, जिसका यूज करते हैं हम फंड ट्रांसफर के लिए। जैसे कि मान लो कि आपने कोई एक कंपनी स्टार्ट किया, उससे आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है। सो अगर आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है तो आप चाहोगे आप सोशल वेलफेयर भी करो, यानी कि समाज सेवा भी करो, तो उसके लिए जो है आप वृद्धाश्रम को जो है पैसे कुछ पे कर रहे हो, तो बैंक ड्राफ्ट का यूज करके जो है पैसे आप पे करोगे। और जो वृद्धाश्रम वाले हैं किसी भी ब्रांच से, यानी कि आपका एसबीआई बैंक है तो एसबीआई के दूसरे ब्रांच से जो है वृद्धाश्रम वाले पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, पैसे को निकाल सकते हैं। सो इस प्रकार हमारा बैंक ड्राफ्ट काम करता है। लेकिन बैंक ड्राफ्ट लेते समय हमें कुछ चार्जेस भी, मतलब कमीशन चार्जेस भी पे करना पड़ता है बैंक को। और जो बैंक ड्राफ्ट है कोई भी ले सकता है बैंक में पैसे जमा करने के बाद। सो ये हो गया हमारा बैंक ड्राफ्ट। और दूसरा फैसिलिटी है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। द बैंक अलाउ अ कस्टमर टू ओवरड्राव हिज करेंट अकाउंट बैलेंस अप टू एग्रीड लिमिट। यानी कि जो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है बेसिकली जो बिजनेसमैन होते हैं जो करेंट अकाउंट खुलवाते हैं उनको प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि जो करेंट अकाउंट वाले बंदे हैं उनके अकाउंट में जितना पैसे होते हैं वो उससे ज्यादा पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जितने पैसे ज्यादा निकाले हैं, एक्स्ट्रा निकाले हैं, उनके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट भरना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है लेकिन आपने 15,000 निकाला है, तो 5,000 पे जो है आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी ब्याज देना पड़ेगा बैंक को। सो ये हो गया हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। और तीसरा है हमारा कैश क्रेडिट। अ कैश क्रेडिट इज अ शॉर्ट टर्म कैश लोन टू अ कंपनी। सो हमारा जो कैश क्रेडिट है वो भी बैंक द्वारा प्रोवाइड करवाया है एक सर्विसेज है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन होती है बड़े बड़े और जो कंपनियां होती है उनको प्रोवाइड करवाया जाता है बैंक द्वारा। और जो बैंक है इसके बदले में सिक्योरिटी जमा करवाती है, यानी कि लोन को सिक्योर करने के लिए, ताकि लोन डूब ना जाए, जो बैंक का पैसा है वो डूब ना जाए। सो ये हो गया हमारा कैश क्रेडिट। सो ये हमने बात कर लिया तीनों सर्विसेज के बारे में जो बैंक प्रोवाइड करवाती है अपने कस्टमर को, जिसमें से हमारा पहला था बैंक ओवरड्राफ्ट, दूसरा था बैंक ड्राफ्ट और तीसरा था कैश क्रेडिट। सो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है ई बैंकिंग, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी बोलते हैं। So internet banking mean में user with a PC and browser can get connected to the bank website to perform any of the virtual banking function and avail of any of the banking services। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मतलब है कि जो भी आप बैंक का काम है वो अपने फोन में डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे कि आज के टाइम पर आप एटीएम खुलवाकर और पेटीएम शुरू कर लेते हो, फोन पे शुरू कर लेते हो, और जिस अकाउंट में, मतलब कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस वेबसाइट को, उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हो और वहां से अपने बैंक को कनेक्ट कर लेते हो और वहीं से जो है पेमेंट कर पाते हो कहीं पर भी। सो जो हमारे ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाया जाता है बैंक द्वारा, उसे हम बोलते हैं ई बैंकिंग। सो ये हो गया हमारा ई बैंकिंग का डेफिनेशन। और अब हम बात करते हैं टाइप्स, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। सो हमारा पहला है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं EFT। सो EFT आर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर within a single financial institution or multiple institution without the direct intervention of bank staff। मतलब कि जो EFT होती है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, उसमें आप अपने बैंक से दूसरे बैंक के अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफर कर लेते हो इजीली, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें भी हमारा दो कंडीशन आता है, जिसमें से पहला कंडीशन है हमारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसे हम बोलते हैं NEFT, रेफर टू नेशनल वाइड सिस्टम दैट फैसिलिटेट इंडिविजुअल एंड फर्म टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन बैंक ब्रांच टू एनी अदर इंडिविजुअल। यानी कि अगर आपको 1 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन करना है, बड़े अमाउंट में ट्रांजेक्शन करना है विद इन 2 लाख, मतलब कि 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख आपको ट्रांजेक्शन करना है, तो आप NEFT का यूज कर सकते हो। इसके यूज से आपको 1 घंटे के अंदर आपको जो अमाउंट है दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा NEFT के यूज से। लेकिन अगर आपको इससे कम ट्रांसफर करना है, जैसे कि 50,000, 25,000, तो आप गूगल पे यूज कर सकते हो, पेटीएम यूज कर सकते हो, इन सब का यूज करके कर सकते हो। क्योंकि ये आप भी जानते हो कि जो हम फोन यूज करते हैं, यानी कि जो फोन का यूज करके पेटीएम, गूगल पे से पैसे ट्रांसफर करते हैं दूसरे के अकाउंट में, तो उसमें भी हमारा लिमिट होता है कि इस लिमिट के बाद आप जो पैसे है ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, किसी और दूसरे के अकाउंट में पैसे नहीं भेज सकते हो। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि 50,000 लिमिट हो कि आप गूगल पे से 50,000 से ज्यादा एक दिन में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। सो इसी कंडीशन में जो हमारा बिजनेसमैन होते हैं NEFT का यूज करते हैं, जिससे हम बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और दूसरा कंडीशन होता है हमारा EFT में RTGS, जिसका मतलब होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। अगर आपको 2 लाख से ज्यादा पैसे भेजना है किसी दूसरे के अकाउंट में, तो आप RTGS का यूज करते हो। उसमें मिनिमम ट्रांजेक्शन जो है 2 लाख होना चाहिए और मैक्सिमम ट्रांजेक्शन का कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसे भेज सकते हो। सो ये हमने बात कर लिया EFT और इसके 2 कंडीशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सो आप इसे याद रखना।
और दूसरा है हमारा क्रेडिट और डेबिट कार्ड, जिसे हम प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं। द कस्टमर कैन मेक डिजिटल पेमेंट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड। इनफैक्ट 95% ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड विद अ क्रेडिट कार्ड। यानी कि हमारे देश में 95% ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो होते हैं क्रेडिट कार्ड से ही होते हैं। और जो हमारा डेबिट कार्ड होता है वो डायरेक्ट हमारे बैंक से लिंक होता है, यानी बैंक अकाउंट से लिंक होता है, जहां से आप ट्रांजेक्शन कर पाते हो कार्ड को स्वाइप करके। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होता है उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है बैंक में। इसके बाद बैंक जो है अपने बैंक में आपका एक अकाउंट खोलेगी, उसके बाद जो क्रेडिट कार्ड है वो इशू करेगी और जो पैसे हैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा और उसी के बाद जो क्रेडिट बैलेंस है आपके पास उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक। मतलब कि जैसे आप मान लो कि आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया और उसमें जो है 1 लाख का डिमांड किया, सो आपको जो 1 लाख अमाउंट जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद आप क्रेडिट कार्ड से जो है पैसे को यूज कर पाओगे। जितना पैसे यूज करोगे उतने के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक। जैसे कि मान लो कि 1 लाख रुपए जो है आपने डिमांड किया क्रेडिट कार्ड में और उन्होंने फुलफिल कर दिया 1 लाख, लेकिन आपने 1 लाख में 50,000 जो है यूज कर लिया उसी समय पर। सो आपने जो 50,000 यूज किया है उसी को ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक, ना कि जो 50,000 बचा है उसके ऊपर। यानी कि पूरे अमाउंट के ऊपर नहीं चार्ज करती है, जितना आप यूज करोगे उसी के ऊपर चार्ज करती है। उसे हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड, जिसे हम प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं। सो ये हमने बात कर लिया 2 डिजिटल पेमेंट का मेथड के बारे में। और तीसरा है हमारा डिजिटल कैश। डिजिटल कैश ऑल्सो नोन एज ई करेंसी, ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक कैश रेफर टू अ सिस्टम इन विच अ पर्सन कैन सिक्योरली पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ बैंक। यानी कि बैंक के बिना इन्वॉल्वमेंट के जो भी आप सामान खरीद रहे हो उसके पैसे जो है पे कर पाओगे अब अपने फोन से ही, जिसे हम ई मनी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश भी बोलते हैं, ई करेंसी भी बोलते हैं। जैसे कि आप फोन यूज करते हो, फोन पे और गूगल पे, उन सब का यूज करके आप जो है पैसे पे कर लेते हो, उसे ही बोलते हैं हम डिजिटल कैश। सो ये हो गया हमारा तीसरा। और चौथा है हमारा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। It can be used for payment transaction. This service can be availed if your Aadhaar number is registered with your bank account. यानी कि जब आपके बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार नंबर ज्वाइंट होता है तो आप कहीं से भी पैसे निकाल पाओगे अपने थंब इम्प्रेशन से। जैसे कि आप आज के टाइम में भी निकालते होंगे, शायद आपके घर वाले निकालते होंगे थंब इम्प्रेशन से। किसी भी दुकान से, जो इलेक्ट्रॉनिक दुकान है वहां पर आप जाकर अपने आधार कार्ड दिखाकर और अपना थंब इम्प्रेशन जो है आप पैसे निकाल सकते हो। अपने थंब इम्प्रेशन देकर जो उंगली के निशान होता है उससे आप पैसे निकाल पाओगे, अगर आपका जो आधार नंबर है बैंक से लिंक होगा तब। सो ये हो गया हमारा 4th डिजिटल पेमेंट मेथड। और 5th है हमारा मोबाइल वॉलेट। A mobile wallet is a type of virtual wallet service that can be used by downloading an app like Paytm. The mobile wallet store bank account or debit card information or bank account information in an encoding format to allow secure payment. जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो पेटीएम का, गूगल पे का, और उसी से ट्रांजेक्शन कर पाते हो, जिसे बोलते हैं मोबाइल वॉलेट। सो ये हमने बात कर लिया 5 डिजिटल पेमेंट मेथड के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो आप इसके अंदर जो मैटर है आप खुद से भी लिख सकते हो, बस उन 5 मेथड के बारे में याद रखना। सो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि हमारा पोस्टल सर्विस है। मतलब कुछ ऐसे छोटे डॉक्यूमेंट्स या बड़े चीज जो कि आपको ट्रांसपोर्ट करने हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, तो उसी कंडीशन में हम यूज करते हैं पोस्टल सर्विसेज, जिसमें से पहला है हमारा मेल। The mail is a system for physically transporting documents and other small packages as well as term for the postcard, letter etc themselves। मतलब कि जो मेल है, मेल एक ऐसा सिस्टम है जिससे फिजिकली ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब कि फिजिकली लेकर आया जाता है। जैसे कि छोटे मोटे जो पैकेजेस होते हैं या लेटर होते हैं या पोस्ट कार्ड होते हैं वो डाकिया लेकर आते हैं। ये अक्सर गाँवों में देखा जाता है और शहरों में भी होता है, जिससे हम बोलते हैं मेल। और दूसरा पोस्टल सर्विस है हमारा रजिस्टर पोस्ट। इट रेफर टू द पोस्टल फैसिलिटी where it is ensured that the mail is delivered to the address, otherwise it should come back to the sender. Registered mail are handed over to the post office after affixing additional postage as a registered charge. On receiving the mail, the post office issue a receipt to the sender as a proof. यानी कि जो रजिस्टर पोस्ट है उसमें इंश्योर किया जाता है कि जो एड्रेस दिया है वहां पर डिलीवर हुआ या नहीं हुआ। अगर वहां पर नहीं होता है तो सेंडर के पास जो है दोबारा आ जाता है वो पोस्ट, जो रजिस्टर मतलब कि जो मेल किया गया है वो दोबारा उस सेंडर के पास आ जाता है जो भेजता है। और अगर जिसके लिए भेजा गया है, यानी कि जिसके लिए रजिस्टर भेजा गया है, रजिस्टर पोस्ट किया गया है, उसके पास पहुंच जाता है तो उसको प्रूफ के लिए जो है ऑफिस इशू करती है एक रिसिप्ट, जिससे एक प्रूफ हो कि मतलब कि जो आपने भेजा था वो पहुंच चुका है उस आदमी के पास। और इसके लिए जो है एडिशनल चार्जेस भी लगते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लगते हैं रजिस्टर पोस्ट में मेल के मुकाबले। सो ये हो गया हमारा दूसरा पोस्टल सर्विसेज। और अब बात करते हैं तीसरा क्या है। सो हमारा थर्ड है पार्सल।
Parcel is the service of a postal administrator for sending book, garments, cell phone, etc. through the postal across the country as well as outside the country. It is generally one of the less expensive way to ship packages that are too heavy to send by regular letter post. यानी कि जो पार्सल है वो हमारा देश के अंदर और देश के बाहर दोनों जगह पर सेंड करने के लिए जो है अवेलेबल करते हैं सर्विसेज। जो पार्सल है उसके यूज से हम देश के बाहर भी कोई चीज़ भेज सकते हैं, देश के अंदर भी भेज सकते हैं और लेस एक्सपेंसिव होगा अगर आप शिप से भेजते हो तो। जैसे कि मान लो कि आपको बहुत सारे सामान जो है एक्सपोर्ट करने हैं विदेश, सो अगर आप शिप से मतलब कि शिप से एक्सपोर्ट करोगे तो आपको कम खर्चे बैठेंगे, यानी कि शिप जो है लेस एक्सपेंसिव होता है। सो पार्सल का जो है सिंपल सा मतलब ये रखो कि जो पार्सल है उसका यूज हम किसी भी चीज़ को कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर या कंट्री के यानी कि देश के किसी भी कोने में कर सकते हैं। अपने सामान को एक्सपोर्ट, सामान को भेज सकते हैं, सामान को पहुंचा सकते हैं पार्सल के यूज करके। सो ये हो गया पार्सल का मीनिंग। और हमारा फोर्थ है स्पीड पोस्ट। इट रेफर टू द पोस्टल फैसिलिटी वेयर द मेल रीच द एड्रेस एज फास्ट एज पॉसिबल। अंडर दिस फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड टाइम बाउंड एंड ग्रांटेड मेल डिलीवर ऑफ लेटर important documents etc. The post office charge more postage for speed post than ordinary mail। मतलब कि जो हमारा स्पीड पोस्ट जो है वो आपको एश्योर करवाता है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो उसको जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाएगा। और उसमें जो पोस्ट ऑफिस है आपको टाइम बाउंड्री भी जो है प्रोवाइड करवाती है कि इतने टाइम तक जो है आपका मेल जो है डिलीवर हो जाएगा, लेटर जो है डिलीवर हो जाएगा। और उसके लिए जो है ज़्यादा चार्जेस भी करती हैं, यानी कि यार थोड़ा ज़्यादा पैसे चार्ज करती हैं, क्योंकि अगर आपको जल्दी से काम चाहिए तो ज़्यादा पैसे तो खर्च होंगे ही होंगे। ये बाकी सब मेल से अलग है। सो ये हो गया हमारा फोर्थ। और हमारा फिफ्थ है कुरियर सर्विसेज। सो कुरियर सर्विसेज इज प्रोवाइड बाय द प्राइवेट पोस्ट ऑफिस फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर, डॉक्यूमेंट्स, पार्सल etc. दिस सर्विस इज कॉम्प्लीमेंटली चीपर देन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस। यानी कि जो बाकी सारे पोस्ट ऑफिसेज हैं उससे बहुत ही जो चीपर है, यानी कि बहुत ही कम प्राइस में इसमें काम बन जाता है। ये एक प्राइवेट पोस्ट ऑफिस होता है जिसमें आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने लेटर को कहीं पर भी भेज सकते हो या उसे रिसीव कर सकते हो, किसी से मंगा सकते हो। सो इसे बोलते हैं हम कुरियर सर्विसेज। इसे जो है आज के टाइम पर बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं। सो ये हमने बात करी है पाँचों पोस्टल सर्विसेज के बारे में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है आपको नाम दे रखा होगा और उससे आपको इसके खूबियाँ पूछेंगे, जो खासियत है इसके, इन सब के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मान लो कि ये पूछ लिया कि स्पीड पोस्ट का खासियत क्या है, सो आप तो इसके बारे में जल्दी से बता दोगे, सो आप कमेंट में बता देना। लेकिन मैं फिर से बताता हूँ, जो स्पीड पोस्ट है वो इंश्योर करवाता है कि जो भी आपने लेटर पोस्ट किया है उसको जल्दी से जल्दी जहाँ पर आपने पोस्ट किया वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। और वो जो है आपको टाइम बाउंड्री भी जो है एश्योर करवाती है, प्रोवाइड करवाती है, और उसके बदले में ज़्यादा चार्ज करती है पैसे। सो ये हमने बात कर लिया सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि पोस्टल सर्विसेज के अंदर आते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मीन ऑफ प्रोवाइडिंग अगेन लॉस कॉज्ड बाय नेचर और मैनमेड फैक्टर। मतलब कि जो इंश्योरेंस होता है नेचुरल और मैनमेड फैक्टर से होने वाले नुकसान से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। इन सब के जो रिस्क है उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि आज के समय में हर चीज में रिस्क होता है, और उसी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये सब तो हमारे टाइप्स हो गए इंश्योरेंस के। बाकी उससे पहले हम बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल्स क्या है, यानी कि जो इंश्योरेंस है किन किन चीजों को फॉलो करता है। सो हमारा पहला प्रिंसिपल है ऑटमोस्ट गुड फेथ। द इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल फैक्ट मटेरियल टू द रिस्क बीइंग पर्पस एंड इंश्योर्ड मस्ट मेक क्लियर ऑल द टर्म एंड कंडीशन इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जब भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों पार्टी जो है, पहली पार्टी जो इंश्योरेंस दे रही है वो अपने टर्म एंड कंडीशन बताएगी और दूसरी पार्टी जो इंश्योरेंस ले रही है वो अपने बारे में बताएगी। जैसे कि मान लो कि आप गए हो हेल्थ इंश्योरेंस लेने, सो आप जो है अपने हेल्थ के बारे में सारी बातें आप बताओगे इंश्योरेंस कंपनी को, और जो इंश्योरेंस कंपनी है पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स जो है उन सब के बारे में बताएंगी, अपने टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बताएंगी। अगर बाद में पता चलता है कि आपने कुछ छुपाया है उनसे, यानी कि किसी भी तरह के जो है रोग आपने छुपाया है, बीमारी छुपाया है, और बाद में निकलता है, तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वहीं पर कैंसिल हो जाएगी और आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। सो इसे बोलते हैं हम ऑटमोस्ट गुड फेथ। और दूसरा है हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब कि आप इंश्योरेंस उन्हीं के करवा सकते हो जिसे आप जानते हो। आप मेरा इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हो, आप अपने मम्मी का, अपने पापा का करवा सकते हो, अपने दादा का करवा सकते हो, अपने दादी को करवा सकते हो, और मैं जो है अपने घर वालों का इंश्योरेंस करवा सकता हूँ, ना कि आपका इंश्योरेंस करवाऊंगा। सो इसे बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। और तीसरा है हमारा इंडिमिनिटी। ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर और मरीन इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। द इंश्योरर अंडरटेकिंग टू कंपनसेट इन टर्म ऑफ मनी।
द इंश्योर्ड फॉर द लॉस कॉज टू हिम ड्यू टू डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जो हमारा इंडिमिनिटी है उसका मतलब होता है वापस से उससे कंडीशन में लाना। यानी कि आपने किसी चीज का इंश्योरेंस ले रखा है, मान लो कि आपने कार का इंश्योरेंस लिया है और आपकी कार का जो है एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में आपके कार के कांच टूट गया, सो आपका इंश्योरेंस कंपनी जो है आपके कांच से दोबारा लगवा कर देगी, यानी कि आपकी कार का जो कांच है दोबारा लगवा कर देगी। लेकिन जो इंडिमिनिटी है हमारा लाइफ इंश्योरेंस पर काम नहीं करता है। यानी कि जो हमारा इंडिमिनिटी है सिर्फ नॉन लिविंग थिंग पर काम करता है, लिविंग थिंग पर नहीं करता है। यानी कि जीवित चीज पर नहीं करता है, ये सब जो है नॉन लिविंग थिंग पर काम करता है, जैसे कि कार, बाइक और फायर इंश्योरेंस, इन सब पर काम करता है हमारे इंडिमिनिटी। सो सीधा सीधी मतलब ये है कि जो इंडिमिनिटी है हमारा लाइफ इंश्योरेंस पे काम नहीं करता है। लाइफ इंश्योरेंस जो है हमारा एक्सेप्शन है इंडिमिनिटी में। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके डेथ के बाद उसको फैमिली को पैसे नहीं मिलेगा। यहाँ पर इंडिमिनिटी का मतलब ये है कि जो कोई भी व्यक्ति है अगर वो उसका डेथ हो जाता है तो उसको हम पैसे से कंपेयर तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ पैसे जो हैं मतलब जो डिसाइड होता है वो पैसे जो है फैमिली को मिलते हैं जिस बंदे का डेथ होता है, जो बंदा इंश्योरेंस ले रखा है। सो इस प्रकार हमारा इंडिमिनिटी प्रिंसिपल काम करता है हमारे इंश्योरेंस के अंदर। और हमारा फोर्थ है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉज प्रोक्सिमा। द प्रिंसिपल अप्लाई व्हेन द लॉस इज रिजल्ट ऑफ 2 और मोर कॉज। द इंश्योरेंस कंपनी विल फाइंड द नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस टू द प्रॉपर्टी। If the proxima cause is one in which the property is insured, then the company must pay compensation. If it is not cause the property is insured again, then no payment will be made by the insured. यानी कि जिस मतलब कि आपका जो है पेमेंट एक्चुअल लॉस पर मिलेगा। मान लो कि आपने फायर इंश्योरेंस करवा रखा है और आपका फैक्ट्री में चोरी भी उसी दिन होता है और उसी दिन आपके घर में आग भी लग गया। सो हमारा जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअल लॉस पर जो है कंपनसेट करके पैसे आपको पैसे देगी। जैसे कि मान लो कि आपको फायर से जो भी नुकसान हुआ है उसका जो है भरपाई करेगी इंश्योरेंस कंपनी, ना कि चोरी के। सो हमारा जो फायर इंश्योरेंस होती है वो पहले वो इंश्योर करती है और फाइंड आउट करती है कि इस बंदे ने जिस चीज का इंश्योरेंस लिया है उसका कितना लॉस हुआ है। यानी कि फायर इंश्योरेंस लिया है तो फायर से कितना लॉस हुआ है उसके ऊपर जो पैसे कंपनसेट करेगी, यानी कि एक्चुअल लॉस पर कंपनसेट करेगी, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्रोक्सिमा। सो आप इसे याद रखना, इतना याद रखना कि जो भी लॉस हुआ है यानी कि एक्चुअल लॉस पर पैसे मिलेंगे। सो इसे बोलते हैं हम कॉस्ट प्रोक्सिमा। और हमारा फिफ्थ है डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन। आफ्टर द इंश्योर्ड इज कंपनसेट फॉर द लॉस और डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय हिम, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पास ऑन द इंश्योरर। यानी कि मान लो कि आपने लिया था कार इंश्योरेंस, आपका एक्सीडेंट हुआ और आपका कार के डैमेज हो गया कोई पार्ट, मान लो कि बोनेट जो है वो डैमेज हो गया। सो इंश्योरेंस कंपनी जो है आपके नए बोनेट तो लगाएगी, आपकी कार को जो है अच्छे से करेगी, लेकिन जो पुराना सामान है, मान लो कि एक्सीडेंट से आपको जो बोनेट खराब हुआ है उसका जो ओनरशिप है वो हमारे इंश्योरेंस कंपनी के पास होगा। यानी जो इंश्योरेंस कंपनी आपको नया बोनेट लगा कर दी है उसके बदले में आपको पुराना बोनेट ले लेगी, जिसे हम बोलते हैं सबरोगेशन। यानी कि जो पुराना पार्ट्स होते हैं उसे ले लेती है और नया पार्ट लगा कर देती है, और जो पुराने पार्ट पर हक होता है वो होता है हमारे इंश्योरेंस कंपनियों का। सो ये होगा हमारा फिफ्थ। और हमारा सिक्स्थ है कॉन्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल अप्लाई व्हेन द इंश्योर्ड टेक मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर। इट इज स्टेट द सेम थिंग एज इन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। द इंश्योर कैन नॉट मेक अ प्रॉफिट बाय क्लेमिंग द लॉस ऑफ वन सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम डिफरेंट पॉलिसी और कंपनी। मान लो कि आपने एक नया बाइक खरीदा और उसका इंश्योरेंस जो है 2 जगह से ले रखा है, यानी कि 2 इंश्योरेंस कंपनियों से ले रखा है, और आप जो है दोनों जगह पर जो है प्रीमियम पे कर रहे हो। और अगर आने वाले टाइम में अगर आपका बाइक में कुछ चीज खराब होती है या डैमेज होती है बाइक का कोई पार्ट, तो दोनों कंपनियां जो है आपको अलग अलग पैसे नहीं देंगी, बल्कि दोनों कंपनियां आपस में मिलकर आपका जितना का नुकसान हुआ है उन दोनों कंपनियां जो है उस नुकसान की भरपाई करेगी आपस में कंपनसेट करके। जैसे कि मान लो कि आपने एक कंपनी से ले रखा है इंश्योरेंस और बी कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है, और अब जो प्रीमियम है 30% भरते हो ए में और 70% भरते हो बी में। सो आपको जो भी नुकसान हुआ है उसका 70% जो है बी देगी और 30% जो है ए देगी। सो इस प्रकार कंट्रीब्यूशन हमारा काम करता है। यानी कि आप ऐसा नहीं सोच सकते हो 2 कंपनी से लिया हो और आपको नुकसान हुआ है 10,000 का, तो 10,000 जो है ए देगी, 10,000 बी देगी, ऐसा नहीं है। 10,000 में 7,000 जो है आपको बी देगी और 3,000 जो है ए देगी, क्योंकि ए का कॉन्ट्रीब्यूशन 30% है और बी का 70% है। सो इस प्रकार हमारा इंश्योरेंस काम करता है। सो ये हमने बात कर ली इंश्योरेंस का 6 के 6 प्रिंसिपल के बारे में, जिसमें से पहला था हमारा ऑटमोस्ट गुड फेथ, दूसरा था इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तीसरा था इंडिमिनिटी, फोर्थ था कॉस्ट प्रोक्सिमा, फिफ्थ था हमारा सबरोगेशन और सिक्स्थ था कॉन्ट्रीब्यूशन। अब बात करेंगे कि जो प्रिंसिपल है, मेरा मतलब कि इंश्योरेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो इंश्योरेंस 3 प्रकार का होता है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस
और मरीन इंश्योरेंस 4 प्रकार के होते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। सो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज बेसिकली अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, दैट इज डेथ। लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फैमिली एट द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ इंडिविजुअल। इट इज एडिक्वेट अमाउंट एट अन ओल्ड एज व्हेन अर्निंग कैपेसिटी आर रिड्यूस। लाइफ इंश्योरेंस हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारा अगर प्रीमेच्योर में डेथ हो जाता है तो जो हमारी फैमिली है वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए, क्योंकि हमारे डेथ के बाद जो पैसे मिलेंगे वो हमारे फैमिली को मिल जाएंगे और जो हमारा फैमिली है अच्छे से जी पाएंगी। ये तो कंडीशन हमारा अराइज होता है डेथ के बाद, लेकिन इस बंदे का अगर डेथ नहीं होता है तो उसको ओल्ड में जब वो बुढ़ा हो जाएगा तो उस समय उसका अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो उस समय जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको पे करेगी कुछ ऐसे अमाउंट जिससे वो अपनी जिंदगी को जी सकेगी और अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगी। सो इस प्रकार हमारा लाइफ इंश्योरेंस काम करता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस है उसके अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, इंश्योरेंस के कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। सो पहला है हमारा ऑटोमोस्ट गुड फेथ, मतलब कि दोनों पार्टी जो इंश्योरेंस ले रही है और जो इंश्योरेंस दे रही है दोनों अपने सारे फैक्ट्स को डिस्क्लोज करेंगी। यानी जो इंश्योरेंस दे रही है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो सारे टर्म एंड कंडीशन बताएगी अपने इंश्योरर को, और जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस ले रहा है, वो भी अपने बारे में बताएगा, अपने हेल्थ के बारे में बताएगा। ऐसा नहीं कि मतलब आप इंश्योरेंस लेने गए हो, लाइफ इंश्योरेंस है, और आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से आप विद इन अ वीक या विद इन अ ईयर जो है आपका डेथ हो सकता है। सो आप अपनी बीमारी के बारे में सब लोगों को बताओगे, यानी जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको बताओगे। और दूसरा है हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि जो आप लाइफ इंश्योरेंस है आप खुद का ले सकते हो, ना कि पड़ोसी के या अपने रिलेटिव को ले सकते हो। मेरा मतलब कि अपने घर के फैमिली के ले सकते हो, अपने बेटे के ले सकते हो, अपने वाइफ को ले सकते हो। इन सब का लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हो और अपना भी करवा सकते हो, ना कि दूसरे का जो रोड पे चल रहा है उसका करवा लो, मेरा करवा दो, ऐसा भी इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हो। यानी कि आपके रिलेटिव में होना चाहिए, उसी का आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। सो ये हो गया हमारा दूसरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो कि हमारा अप्लाई होता है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। और तीसरा है हमारा इंडिमिनिटी, यानी कि जो आपका डेथ होगा तो उसके बाद जो है आपको पैसे, यानी जो कंपनसेशन है आपको फैमिली को मिलेगा। मतलब कि इंडिमिनिटी काम करता है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। सो ये हमने बात कर लिया तीनों कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, यानी तीनों एलिमेंट जो कि हमारा फॉलो करता है लाइफ इंश्योरेंस। ये तीनों प्रिंसिपल है इंश्योरेंस के। सो ये हो गया हमारा लाइफ इंश्योरेंस। और अगला टॉपिक है, यानी कि अगला पार्ट है फायर इंश्योरेंस, जिसके अंदर बात करेंगे कि जो फायर है, फायर इंश्योरेंस जो है किस प्रकार काम करता है और उसके अंदर कौन कौन से जो है प्रिंसिपल काम करते हैं, प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। फायर इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर इज कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम पेड अंडरटेकिंग टू मेक गुड एनी लॉस और डैमेज कॉज बाय फायर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड अप टू द अमाउंट स्पेसिफाई इन द पॉलिसी। मतलब कि यहाँ पर जो है, मतलब कि जो फायर इंश्योरेंस होता है उसके अंदर अगर कोई बंदा फायर इंश्योरेंस लेता है, मान लो कि आप जो है फायर इंश्योरेंस ले रहे हो 1 साल के लिए, 1 लाख का इंश्योरेंस ले रहे हो 1 साल के लिए। सो आप जो है 1 साल तक प्रीमियम भरोगे, लेकिन अगर 1 साल के अंदर में अगर आपके घर में आग नहीं लगता है तो जो पैसा है वो आपको लॉस हो गया, यानी कि खत्म हो जाएगा और फिर से आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, 1 लाख रुपये फिर पे करना पड़ेगा पूरे 1 साल तक। मतलब कि हर साल जो है रिन्यू करवाना पड़ता है। अगर आप रिन्यू नहीं करवाते हो, मान लो कि 1 साल का प्रीमियम आपने भर दिया, वो 1 साल का प्रीमियम जो है खत्म हो गया और अगले साल जो है आप रिन्यू नहीं करवाए और आपके घर में आग लग गया, सो जो हमारे फायर इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पैसे जो है कंपनसेट नहीं करेगी। अगर आप जो है उसको रिन्यू करवाओगे और पैसे दोबारा भरोगे तभी पैसे जो है वापस करेगी। सो इस प्रकार जो हमारा फायर इंश्योरेंस काम करती है। मतलब जो हमारा फायर इंश्योरेंस होता है उसको स्पेसिफिक पीरियड मिलता है, स्पेसिफिक टाइम मिलता है जिसमें आपको जो है रिन्यू करवाना पड़ता है। जैसे कि 1 साल के लिए जो हमारा फायर इंश्योरेंस है हम लेते हैं, आपको इसको जो है पर साल जो है मतलब हर साल जो है इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, इसके बाद आपको फायर इंश्योरेंस जो है काम करता है। लेकिन इसमें जो है 2 कंडीशन अराइज होता है। अ क्लेम फॉर लॉस बाय फायर मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 2 कंडीशन। मतलब कि अगर आपको फायर इंश्योरेंस क्लेम करना है तो जो हमारा फायर इंश्योरेंस कंपनी है उसके 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, जिसमें से पहला है हमारा देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस, यानी कि जो फायर की वजह से लॉस होगा तो उसके ऊपर एक्चुअल लॉस के ऊपर जो है आपको अमाउंट मिलेगा। मान लो कि आपने दुकान का जो है इंश्योरेंस करवा रखा है और वहां पर आग लगती है, सो आग से होने वाले नुकसान पर जो है आपको इंश्योरेंस मिलेगा। और हमारा दूसरा कंडीशन है फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल और नॉन इंटेंशनल। मतलब जो आपने फायर इंश्योरेंस ले रखा है इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद से आग लगाकर उसका जो है पैसा कंपनसेशन जो है ले लोगे, यानी कि जो हमारा आग लग रहा है वो एक्सीडेंटल होना चाहिए, ना कि इंटेंशनल, यानी कि जानबूझ के नहीं लगाया होना चाहिए। सो हमारा जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो फायर इंश्योरेंस कंपनी है, वो पहले आकर आइडेंटिफाई करेगी कि जो आग लगा पड़ा है वो एक्सीडेंटल है या जानबूझ के लगाया हुआ है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो हमारा कंपनी वाले होते हैं वो अपने जो कंपनसेशन है, जो फायर इंश्योरेंस जो पेड कर रखे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, उसको रिकवर करने के लिए अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो जानबूझ के आग लगवा देते हैं ताकि उसको कंपनसेशन मिल जाए और उनका कंपनी जो है कंटिन्यू रन करे। सो आपको ऐसा नहीं करना है। ये कंडीशन अराइज होगा तो जो कंपनी है
वो आपको पैसा पे नहीं करेगी। या अगर स्पेसिफाई पीरियड के लिए है, मतलब कि 1 साल के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है और 1 साल के बाद हो गया या 1 साल से ज्यादा हो गया और अभी तक आपने रिन्यू नहीं करवाया है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको प्रीमियम पे नहीं करेगी, मेरा मतलब कंपनसेशन पे नहीं करेगी। सो ये हो गया हमारा लाइफ इंश्योरेंस। अब बात करते हैं कि इसके कंडीशन क्या होते हैं, मतलब कि इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल जो है अप्लाई करते हैं, किस प्रिंसिपल के बेस पर कॉन्ट्रैक्ट होता है फायर इंश्योरेंस के अंदर। सो हमारा पहला प्रिंसिपल है जो कि हमारा फायर इंश्योरेंस के अंदर काम करता है, फॉलो होता है, वो होता है हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। यानी कि जो भी आप इंश्योरेंस करवाओगे अपने खुद के सामान के करवाओगे, ना कि किसी और का। और दूसरा हो गया हमारा ऑटमोस्ट गुड फेथ, जो दोनों पार्टी है अपने अपने जो है फैक्ट को एक दूसरे के सामने रखेगी। जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने पॉलिसी बताएगी, टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगी, और जो इंश्योरर है जो इंश्योरेंस लेने आया है वो भी बताएगा, अपने जो सामान ले रहा है, जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवा रहा है उसके बारे में बताएगा। सो ये हो गया हमारा ऑटमोस्ट गुड फेथ। और हमारा तीसरा है इंडिमिनिटी। अगर आपका फायर से लॉस हो रहा है, मतलब कि नुकसान हो रहा है आग लगने की वजह से, तो जो हमारा कंपनी है वो पे करेगी आपको पैसे, जिसे हम बोलते हैं कंपनसेशन। सो ये हमने बात कर लिया फायर इंश्योरेंस के डेफिनेशन और इसे 2 कंडीशन के बारे में, और किसके बेस पर होता है, यानी कौन कौन से प्रिंसिपल इसमें फॉलो होते हैं, उन सब के बारे में बात कर लिया। और हमारा तीसरा टाइप है इंश्योरेंस का, वो है हमारा मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस प्रोटेक्ट अगेन लॉस बाय मरीन पेरिल और पेरिल्स ऑफ द सी। यानी कि अगर आपके जो जहाज होती है, जो पानी जहाज होती हैं, जो कि हमारे समुद्र में चलती हैं, एक्सपोर्ट करने के इंपोर्ट करने के काम आती हैं, अगर उसे समुद्र के अंदर किसी भी तरह का अटैक होता है या एनिमी द्वारा चोरी किया जाता है शिप के अंदर, तो उन सब रिस्क को कम करता है हमारा मरीन इंश्योरेंस। जो मरीन इंश्योरेंस है, जो मरीन इंश्योरेंस कंपनी है वो पे करेगी, आपको कंपनसेशन पे करेगी। सो ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया आपको मरीन इंश्योरेंस के बारे में। लेकिन मरीन इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे और इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कि शिप इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस। जैसे पहला है हमारा शिप इंश्योरेंस। दिस इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इंडिमिनिफाई द इंश्योर्ड फॉर लॉस कॉज बाय डैमेज टू द शिप। द शिप इज एक्सपोज टू मच डैमेज फ्रॉम द सी। यानी कि समुद्र के अंदर जो शिप है जो एक्सपोर्ट कर रही है सामान, उसके अंदर कोई खराबी हो जाती है या वो डैमेज हो जाती है, वो गायब हो जाती है समुद्र के अंदर से। सो सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आपको जो समुद्र के अंदर जो शिप है उसके अंदर किसी भी तरह की खराबी आती है, डैमेज होता है, या किसी जो चोर हैं उनके द्वारा अटैक होता है, तो उसके ऊपर होने वाले नुकसान, शिप के ऊपर होने वाले नुकसान का भरपाई जो है शिप इंश्योरेंस कंपनी करेगी, जिसे हम बोलते हैं शिप इंश्योरेंस या हल इंश्योरेंस। सो ये हो गया हमारा पहला मरीन इंश्योरेंस का पार्ट। और दूसरा हो गया हमारा कार्गो इंश्योरेंस। द कार्गो विल बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय शिप इज सब्जेक्ट टू मेनी रिस्क ऑफ थेफ्ट एंड गुड। यानी कि जो उसके अंदर जो शिप के अंदर सामान है उसका चोरी होता है, तो उस कंडीशन में जो कार्गो इंश्योरेंस हम लेते हैं, कार्गो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे करेगी उस सामान के बदले। यानी कि आप ऐसे समझ लो कि आप जो है किसी देश से एक्सपोर्ट करा रहे हो सामान, यानी कि मंगवा रहे हो। सो कंटेनर जो है जिसमें सामान आ रहा है, उस कंटेनर में किसी भी तरह की जो परेशानी आती है या कंटेनर कोई पीस जो है चोरी होता है, तो उन सब का जो है कार्गो इंश्योरेंस पे करेगी, कंपनसेट करेगी उस पैसे का। यानी कि जितने का नुकसान होगा, जितना का चोरी होगा, उसके बदले में पैसे देगी आपको कार्गो इंश्योरेंस। सो ये हो गया हमारा कार्गो इंश्योरेंस। और हमारा थर्ड है फ्रेट इंश्योरेंस। मतलब जो हमारा फ्रेट इंश्योरेंस है, अगर हम किसी चीज का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो शिप के माध्यम से ही करेंगे, और उसका खर्चा भी आता है। जब हम कुछ चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें हमारा जो है अच्छा खासा खर्चा लग जाता है। सो अगर हमारा जो शिप है अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचती है, तो उसका जो खर्चा है, जो किराया है, वो पे करेगी आपको फ्रेट इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपने ले रखा है फ्रेट इंश्योरेंस तो। सो इस कंडीशन में हमारा फ्रेट इंश्योरेंस कंपनी जो है काम आती है। सो चलिए, ये तो हमने बात कर ली इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में, शिप इंश्योरेंस के बारे में, यानी कि मरीन इंश्योरेंस और उसके टाइप्स के बारे में। और अब हम बात करते हैं कि ये जो है किसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करती है, किन किन प्रिंसिपल को फॉलो करती है, मतलब कि इंश्योरेंस से किन किन प्रिंसिपल को फॉलो करती है। सो पहला है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी, यानी किसी भी तरह के नुकसान होते हैं तो उसी कंडीशन में ला कर देगी इंश्योरेंस कंपनी। और दूसरा ऑटमोस्ट ऑफ गुड फेथ, मतलब कि जो दोनों पार्टी है वो अपने अपने बारे में बताएगी। जो मतलब इंश्योरेंस ले रहा है वो भी बताएगा अपने बारे में, और जो इंश्योरेंस दे रहा है वो अपने टर्म एंड पॉलिसी के बारे में बताएगा। सो इसमें हमारा ऑटमोस्ट गुड फेथ का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो होता है मरीन इंश्योरेंस के अंदर। और हमारा लास्ट प्रिंसिपल है जो कि फॉलो होता है मरीन इंश्योरेंस के अंदर, वो है हमारा कॉज प्रोक्सिमा। सो इसी के साथ हमारा खत्म होता है मरीन इंश्योरेंस। और इसके अंदर बात किए थे मरीन इंश्योरेंस के टाइप्स और इसके एलिमेंट, मतलब कि प्रिंसिपल जो जो फॉलो होते हैं मरीन इंश्योरेंस के अंदर। अब बढ़ते हैं अपने अगले इंश्योरेंस की तरफ, जो कि है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। सो चलिए बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। सो डिसेबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम इलनेस और एक्सीडेंट में बी पेरिल्स टू फैमिली बिकॉज इट इज नॉट ओनली कट ऑफ इनकम बट ऑल्सो क्रिएट लार्ज मेडिकल एक्सपेंस। इट इज सेफगार्ड अगेंस्ट सच मेडिकल कॉस्ट। मतलब कि अक्सर लोग जो है बीमार पड़ जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा फैमिली परेशान हो जाती है, क्योंकि उनके इलाज में इतने पैसे लग जाते हैं। सो इन्हीं इलाज से बचने के लिए, इन्हीं पैसों से बचने के लिए, यानी कि मेडिकल कॉस्ट से बचने के लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं।
हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रोवाइड करवाते हैं 2 कवरेज, जिसमें से पहला है हमारा मेडिकल कॉस्ट, यानी कि जब भी आप बीमार पड़ोगे, हॉस्पिटलाइज होगे, हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, तो उसका खर्चा जो है हमारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। जो भी दवाई लोगे उसका भी खर्चा जो है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। जो डॉक्टर के सर्विसेज चार्ज होंगे वो भी जो है हमारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। सो ये हो गया हमारा पहला मेडिकल कॉस्ट। और दूसरा होगा डिसेबिलिटी इनकम। इट रिप्लेस द इनकम लॉस विल द इंश्योर्ड इज अनेबल टू वर्क, यानी कि जब कोई व्यक्ति काम करने के उम्मीद में नहीं रहता है, काम करने के एज में नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जितना भी आपने प्रीमियम भरा है उसको वापस करती है। जो बंदा है लिया हेल्थ इंश्योरेंस उसको वापस करती है जब डिसेबल हो जाता है कमाने में। मतलब कि वो व्यक्ति जो काम करने में अब जो है असमर्थ है और उसका जो है बुढ़ापा आ गया है, मतलब कि वो ज़्यादा ओल्ड हो गया है, सो उस कंडीशन में जो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो पैसे पे करती है उस बंदे को जिसने लिया है हेल्थ इंश्योरेंस। सो ये हमने बात कर लिया चारों इंश्योरेंस के बारे में। और इसके जो है फर्स्ट, और हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लाएंगे जो कि एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं, मतलब कि रिपीट हुए हैं कितने बार। सो चलिए इसी के साथ हम अपने इस चैप्टर को खत्म करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।